नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। दोस्तों, ताप तथा ऊष्मा क्या होती है? दोस्तों, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए जब आप या फिर आपके पापा सुबह स्कूल जाते हैं तो उस वक्त आपको गर्मी ज्यादा लगती है क्योंकि सुबह के वक्त जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है, जबकि जब आप शाम के वक्त या फिर आपके पापा शाम के वक्त घर वापस आते हैं तो आपको जो गर्मी होती है वो कम लगती है क्योंकि शाम के वक्त जो तापमान होता है वो कम होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कॉफी का मग है और दूसरी तरफ ठंडा है। जब आप कॉफी को हाथ लगाते हैं तो आपको गर्म सा महसूस होता है क्योंकि वहां पर जो तापमान होता है वो अधिक होता है, जबकि आप जब ठंडों को हाथ लगाते हैं तो आपको कुछ ठंडा महसूस होता है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर जो तापमान होता है वो कम होता है। दोस्तों, इसी के अनुसार हम ताप तथा ऊष्मा में अंतर कर सकते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो 2 या 2 से अधिक प्रणालियों के बीच स्थानांतरित होता है और इसके आसपास तापमान के अंतर के आधार पर होता है। दोस्तों, इसकी SI इकाई जूल होती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई आपके पास एक पात्र है जिसमें पानी रखा गया है। अब आपको बोला गया है कि इस पानी को गर्म कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप इस पानी को गैस के ऊपर रखेंगे और इसे गर्म करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे आप कि पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है। अब आप क्या करिए, आप एक थर्मोमीटर लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो थर्मोमीटर का पारा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके अनुसार आपको पता चलता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे थर्मोमीटर का पारा भी बढ़ता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक पात्र है जिसमें एक ठंडा पानी रखा गया है और ये दूसरा पात्र है जिसमें गर्म पानी रखा गया है। अब आप क्या करिए, आप अपने एक हाथ को ठंडे पानी में डालिए और दूसरे हाथ को गर्म पानी में डालिए। कुछ समय के पश्चात आप क्या करिए, आप अपने दोनों हाथों को निकालिए और मध्यम आंच वाले पात्र में जहां पर पानी है उसमें डाल दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हाथ आपने ठंडे पानी में डाला था उसे कुछ गर्मी का एहसास हो रहा है, बल्कि जो हाथ आपने गर्म पानी में डाला था उसमें कुछ गर्मी का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों, इसके अनुसार हम जान सकते हैं कि तापमान क्या है। दोस्तों, तापमान किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का डिग्री का माप होता है। इसे थर्मामीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तापमान की SI इकाई केल्विन होती है। अन्य आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयां हैं सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट। दोस्तों, थर्मामीटर का उपयोग ताप को मापने के लिए किया जाता है। पदार्थों के बहुत सी भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं जिन्हें तापमानी की रचना का आधार मानकर उपयोग किया जाता है। सामान्य उपयोग में आने वाला गुण ताप के साथ किसी द्रव्य के आयतन में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए सामान्य तापमानी जिससे आप परिचित हैं वो पारा तथा एल्कोहल ऐसे द्रव्य हैं जिनका उपयोग अधिकांश कांच के द्रव तापमानियों में किया जाता है। दोस्तों, तापमानियों का आंशांकन इस प्रकार से किया जाता है कि किसी दिए गए ताप को कोई संख्यात्मक मान निर्धारित किया जा सके।
ताप का मापक्रम बनाने के लिए पदार्थ की ऐसी दो अवस्थाओं को आधार बनाया जाता है जिन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, गलती हुई बर्फ के ताप को हिमांक तथा उबलते हुए जल की माप को भाप बिंदु कहा जाता है। इन तापों को भिन्न भिन्न पैमानों पर स्वेच्छा से कुछ आंकिक मान दे दिया जाता है तथा इन मानों के अंतर को डिग्री कहा जाता है। ताप मापन हेतु कई प्रकार के पैमानों को प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन इत्यादि। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस पैमाना क्या होता है। दोस्तों, सेल्सियस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर निर्धारित किया गया है। हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। अब हम देखते हैं केल्विन पैमाना। दोस्तों, केल्विन पैमाने में हिमांक 273 केल्विन तथा भाप बिंदु 373 केल्विन पर निर्धारित किया जाता है। हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर निर्धारित किया जाता है। हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी 180 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। दोस्तों, तापमापन के विभिन्न पैमानों में संबंध होते हैं। दो मापक्रमों के रूपांतरण के लिए आवश्यक संबंध को फ़ारेनहाइट ताप तथा सेल्सियस ताप के बीच ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि है TF घटा 32 भाग 180 बराबर TC भाग 100, जहां पर TF फ़ारेनहाइट ताप है तथा TC सेल्सियस ताप है। दोस्तों, यह ग्राफ फ़ारेनहाइट ताप प्रति सेल्सियस ताप का आलेखन करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। दोस्तों, कांच में द्रव तापमानी प्रसार गुणों के अंतर के कारण नियत बिंदुओं में अन्य तापों के भिन्न पाढ़्यांक दर्शाते हैं, परंतु ऐसे तापमानी जिसमें गैस का उपयोग होता है, चाहे उसमें किसी भी गैस का उपयोग किया जाए, सदैव एक ही पाढ़्यांक दर्शाते हैं। दोस्तों, सभी गैसें कम घनत्व होने पर समान प्रसार आचरण दर्शाती हैं। गैस की दी गई मात्रा का व्यवहार निम्नलिखित चर द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि है दबाव, आयतन तथा तापमान। दोस्तों, कम घनत्व वाली गैसें कुछ कानूनों का पालन करती हैं। मतलब, यदि T निरंतर है तो PV बराबर होगा नित्यांक के, जो कि बॉयल्स का कानून है। यदि P निरंतर है तो V भाग T बराबर होगा नित्यांक के, जो कि चार्ल्स का कानून है। तो इसके अनुसार PV भाग T बराबर होगा नित्यांक के। मतलब, PV भाग T बराबर है म्यू आर के। मतलब, PV बराबर है म्यू आर टी के, जहां म्यू गैस के प्रतिदर्श में मोल की संख्या है तथा R को सार्वत्रिक गैस नित्यांक कहते हैं, जिसमें R बराबर होता है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि दाब तथा आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब, PV बराबर है T के। दोस्तों, यह संबंध किसी नियत आयतन गैस तापमानी के तापमापन के लिए गैस के उपयोग को स्वीकार करता है। मतलब, किसी गैस का आयतन नियत रखने के लिए P बराबर T प्राप्त होता है। इसी प्रकार से किसी नियत आयतन गैस तापमानी में ताप को दाब के पदों में मापा जा सकता है।
दोस्तों, दाब तथा ताप के बीच में ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरल रेखा को बहिष्प्रेषित करके किसी आदर्श गैस के लिए परम निम्नलिखित ताप प्राप्त किया जा सकता है। इस ताप का मान ऋण 273.15 डिग्री सेल्सियस पाया गया तथा इसे परम शून्य कहा जाता है। दोस्तों, केल्विन मापक्रम के लिए मात्रक की आमाप अंश सेल्सियस डिग्री के समान है। अतः इन मापक्रमों के तापों के संबंध कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि है T = गुणा 273.15, जहां पर TC सेल्सियस ताप है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तापीय प्रसार हम किसे कहते हैं। दोस्तों, ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में होने वाले परिवर्तन को तापीय प्रसार कहते हैं। सभी पदार्थों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है अर्थात गर्म किया जाता है, तो इसमें उपस्थित अणुओं के मध्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब जितना अधिक ताप बढ़ाएंगे, अणुओं के मध्य की दूरी उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। अणुओं के मध्य ये दूरी बढ़ने के कारण पदार्थों की लंबाई, चौड़ाई और आयतन में वृद्धि हो जाती है। ऊष्मा पाकर पदार्थों के आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई आदि में वृद्धि होने अर्थात फैलने की घटना को ही हम पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अधिकतर पदार्थ ऊष्मा पाने पर फैलते हैं तथा ठंडे होने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें एक उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, जब किसी बोतल का ढक्कन बहुत अधिक टाइट बंद किया हुआ होता है, तो इस बंद बोतल को उल्टा करके गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबो देना चाहिए, ताकि ये ढक्कन आसानी से खुल जाए। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ढक्कन धातु पदार्थ का बना हुआ होता है, जो ऊष्मा पाकर कुछ फैल जाता है और आसानी से खुल जाता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हम थर्मामीटर का उदाहरण भी देख सकते हैं, जिसमें मरकरी अर्थात पारा भरा हुआ होता है। जब इस थर्मामीटर को किसी गर्म पानी में डुबोया जाता है, तो मरकरी का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा पाकर फैल जाती है। तथा जब इसे गर्म पानी से बाहर निकाला जाता है, तो ताप कम होने के कारण ये मरकरी का स्तर पुनः नीचे गिरने लगता है, क्योंकि ठंड में पदार्थ सिकुड़ने का व्यवहार रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि तापीय प्रसार ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम तापीय प्रसार कहते हैं। दोस्तों, जब ठोस की सामान्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है, तो इन अणुओं में गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, और इस गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण ये अपने आसपास स्थित अणुओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे सामान्य अवस्था की तुलना में अणुओं के मध्य की बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है, और जो पदार्थ होता है वो फैल जाता है। इसे ही हम ठोस की ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। दोस्तों, ठोसों का प्रसार 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है ठोस का रेखीय प्रसार, दूसरा है ठोस का क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा है ठोस का आयतन प्रसार। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन्हें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोसों का रेखीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, किसी ठोस में उसकी लंबाई में होने वाले प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। जब किसी तार या छड़ को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से यह तार अपनी लंबाई के अनुरूप
प्रसारित होता है और इसे ही रेखीय तथा अनुदैर्ध्य प्रसार कहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है कि जब हम गर्मी में दो खंभों के मध्य लटके तारों को देखते हैं तो गर्मी के समय ऊष्मा पाकर रेखीय प्रसार के कारण जो तारें होती हैं वो अधिक लंबी हो जाती हैं और अधिक लटक जाती हैं। मतलब यदि किसी तार की लंबाई L है जो ऊष्मा T पाकर फैल जाता है जिससे इसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है तो इसे निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। मतलब लंबाई में परिवर्तन बराबर है अल्फा L T, जहाँ पर अल्फा तार या छड़ के पदार्थ का रेखीय गुणांक प्रसार कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ठोस का क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उस ठोस की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में प्रसार होता है, अर्थात दो विमाओं में प्रसार होता है, तो ऐसे प्रसार को हम ठोस का क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी धातु की बनी चादर को गर्म किया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाता है। मतलब यदि किसी ठोस का क्षेत्रफल A है जिसको T पर गर्म करने से इसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाता है तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मतलब क्षेत्रफल में प्रसार बराबर है बीटा AT के। मतलब यहाँ पर जो बीटा है वो है ठोस के पदार्थ का क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ठोस का आयतन प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस को गर्म करने पर इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई मतलब तीनों में प्रसार हो तो इस प्रकार के प्रसार को ठोस का आयतन प्रसार कहते हैं। अर्थात गर्म करने से ठोस के आयतन में प्रसार होता है। उदाहरण के तौर पर जब किसी लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में वृद्धि अर्थात प्रसार हो जाता है। माना किसी ठोस का आयतन V है, जब इसे T ताप पर गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में जो प्रसार होता है वो होता है गामा VT, जहाँ पर गामा को ठोस का पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। दोस्तों, ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों, हमने पहले यह तो पढ़ लिया कि ऊष्मा और ताप में अंतर क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऊष्मा और ताप में आपस में क्या संबंध होता है। दोस्तों, ऊष्मा तथा ताप का संबंध निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है जो कि है Q बराबर C m डेल्टा T, जहाँ पर Q ऊष्मा है, T तापमान है, m वस्तु का द्रव्यमान है और C विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के अनुसार जब इकाई द्रव्यमान में 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो जितनी ऊष्मा दी गई है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अर्थात अगर m बराबर है 1 तथा T बराबर है 1 डिग्री सेल्सियस के तो Q बराबर होगा C के। इसका SI मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन होता है। इसके अलावा इसका SI मात्रक कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस भी होता है। दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। यही कारण होता है कि विशिष्ट ऊष्मा के अध्ययन में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत महत्व रखता है। कभी कभी हम विशिष्ट ऊष्मा को ऊष्मागतिकी भी कहते हैं क्योंकि यह किसी पदार्थ की क्षमता दर्शाता है।
जब उसे ऊष्मा दी जाती है तो वह कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है। यदि वह ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसका तापमान अधिक तेजी से बढ़ता है, और यदि वह कम ऊष्मा प्रदान करता है, मतलब कम ऊष्मा ग्रहण करता है, तो उसका तापमान कम और धीरे से बढ़ता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी पदार्थ की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अधिक होगा। मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ द्वारा एक दिए गए परिमाण की ऊष्मा को अवशोषित करने पर उस पदार्थ के ताप में होने वाले परिवर्तन को निर्धारित करता है। एक पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। यदि Q मात्रा की ऊष्मा m द्रव्यमान के पदार्थ का ताप डेल्टा T बढ़ाती है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कुछ इस प्रकार से होगी। मतलब S बराबर है Q भाग m डेल्टा T के। मतलब Q बराबर है m S डेल्टा T के। यदि पदार्थ की मात्रा का उल्लेख द्रव्यमान m किलोग्राम में ना करके मोल माइक्रो के पदों में किया जाता है तो हम किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता प्रति मोल को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब C बराबर है S भाग म्यू के, जहां C मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। S की भांति C भी पदार्थ की प्रकृति तथा इसके ताप पर निर्भर करता है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का दाब नियत रखा जाता है तो इसे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे Cp द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसके विपरीत यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का आयतन नियतन रखा जाता है तो इसे नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं और इसे Cv द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। इसी कारण से स्वचालित वाहनों में रेडिएटरों में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है तथा सिकाई के लिए उपयोग होने वाले तप्त जल थैलियों में जल का उपयोग तापक के रूप में किया जाता है। उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होने के कारण गर्मियों में थल की अपेक्षा जल बहुत धीमी गति से गर्म होता है। फलस्वरूप समंदर की ओर से आने वाले पवनें शीतल होती हैं। दोस्तों, ऊष्मामिति का मतलब होता है ऊष्मा का मापन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मा कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। यह ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक चलता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप एक समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया में अधिक ताप वाली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा का मान कम ताप वाली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। अर्थात ऊष्मामिति ऊष्मा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, जिसमें अधिक गर्म वाली वस्तु द्वारा त्यागी ऊष्मा बराबर होती है कम गर्म वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा। मतलब ऊष्मामिति का सिद्धांत यह बताता है कि यदि वातावरण में किसी प्रकार की कोई ऊष्मा हानि नहीं हो रही है तो गर्म वस्तु द्वारा त्यागी ऊष्मा का मान ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के मान के बराबर होता है। दोस्तों, ऐसी युक्ति जिससे ऊष्मा मापन किया जा सके उसे ऊष्मामापी कहते हैं। यह धातु के एक बर्तन तथा उसी पदार्थ जैसे तांबा अथवा एल्यूमीनियम के विडोलक से मिलकर बना होता है। इस बर्तन को एक लकड़ी के आवरण के भीतर, जिसमें ऊष्मारोधी पदार्थ जैसे कांच तंतु भरा होता है, उसमें रखा जाता है। बाहरी आवरण ऊष्मा कवच की भांति कार्य करता है तथा यह भीतर बर्तन के ऊष्मा हानि को कम कर देता है।
बाहरी आवरण में एक छिद्र बनाया जाता है जिससे होते हुए पारे का तापमानीवर्तन के भीतर पहुंचाया जाता है। यह ऊष्मामिति के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें लुप्त ऊष्मा बराबर होती है ऊष्मालब्धि के सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों, सामान्य रूप से द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि है ठोस, द्रव तथा गैस। दोस्तों, इन अवस्थाओं में किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। 2 सामान्य अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस के बीच में होता है और ये परिवर्तन तब ही हो सकते हैं जब पदार्थ तथा उसके परिवेश के बीच ऊष्मा का विनिमय हो। दोस्तों, ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन को गलन कहा जाता है तथा द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन की अवधि में पदार्थ की दोनों अवस्थाएं ठोस तथा द्रव तापीय साम्य में सहवर्ती होती हैं। दोस्तों, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती हैं उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं और यह दाब पर निर्भर करता है। मानक वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के गलनांक को प्रसामान्य गलनांक कहते हैं। दोस्तों, गर्म होने पर ठोस बर्फ द्रव पानी में बदल जाती है। ठोस में कण पास पास जुड़े हुए होते हैं तथा स्वतंत्र रूप से हिल नहीं सकते हैं क्योंकि कणों के बीच में जो दूरी होती है वह बहुत ही ज्यादा कम होती है। द्रव पानी के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं तथा वे स्वतंत्र रूप से हिल सकते हैं। मतलब इसी कारण से जिस बर्तन में द्रव डालते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। जब द्रव को गर्म करते हैं तब द्रव के कण और दूर हो जाते हैं तथा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस के कण स्वतंत्र रूप से हिल सकते हैं। दोस्तों, गर्म करने पर कण फैल जाते हैं तथा ठंडा करने पर कण पास पास आ जाते हैं। आणविक बल के कारण ठोस के कण पास पास होते हैं। दोस्तों, ऊर्जा के कारण ये कण ठोस, द्रव और गैस में हिलते रहते हैं। जब ठोस को गर्म करते हैं तो ये कण और ज्यादा तेजी से हिलने लगते हैं। ठोस पदार्थों के कणों के बीच बहुत तीव्र आकर्षक होता है। ऊष्मा की वजह से मिली ऊर्जा इस आकर्षण से भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है जिसकी वजह से कण अपनी जगह को छोड़ देते हैं तथा बिना किसी रोक टोक के घूमने लगते हैं। अब द्रव तरल अवस्था में आ जाता है। ठोस पदार्थ अधिक तापमान पर पिघलते हैं। दोस्तों, पिघलते समय ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण के बल को पार करने में लग जाती है। मतलब इसमें तापमान में कोई अंतर नहीं होता। दोस्तों, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव तथा वाष्प दोनों अवस्थाएं तापीय साम्य में परस्पर सहवर्ती होती हैं उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। मानक वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के क्वथनांक को प्रसामान्य क्वथनांक कहते हैं। दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि समांतर सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में और विलोमित पहुंच जाते हैं। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना ऊर्ध्वपातन कहलाता है तथा ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। शुष्क हिम इसका एक उदाहरण है। आयोडीन भी कुछ इसी प्रकार का पदार्थ है। इस प्रतिक्रिया में किसी पदार्थ की दोनों अवस्थाएं ठोस तथा वाष्प अवस्था तापीय साम्य में सहवर्ती होती है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।